तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद एक समस्या उनकी राह में आती जा रही है। तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव ने सोचा था कि इस बार का चुनाव उनके लिए आसान होगा, क्योंकि वे बीजेपी और नीतीश का डर दिखाकर आसानी से बिहार के वोटरों को भरमार कर देंगे और अपने साइड ले आएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है और एनडीए आज भी इंडिया गठबंधन पर भारी दिख रहा है। अब बात करते हैं कि एनडीए इंडिया गठबंधन पर भारी कैसे है। ये पूरा डिटेल से हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार। बिहार में इस समय पूरा माहौल चुनावी हो गया है। भले ही चुनाव की तारीखें अभी घोषित न हुई हों, लेकिन फिर भी चुनावी रंग बिहार में दिखने लगे हैं। और बिहार की सत्ता के दो प्रमुख दावेदार, एक तो सत्तारूढ़ एनडीए है और दूसरी इंडिया गठबंधन, जिसका नेतृत्व लालू प्रसाद यादव जी करते हैं। पूरे यादव परिवार, जो लालू प्रसाद यादव की फैमिली है, वो सिर्फ एक ही कोशिश में जुटा है कि किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, और इसके लिए सभी दाव पेच चले जा रहे हैं। जैसे कि तेजस्वी यादव ने एक जो मुस्लिम का ये सम्मेलन हुआ था, उसमें जोश में आ गए, बड़ी जोश में जोशीला भाषण दिया और कहा कि वक्फ बोर्ड काला कानून हम सत्ता में आएंगे तो उसको रद्दी में फेंक देंगे, यानी कि डस्टबिन में फेंक देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने ये नहीं बताया हमारे मुस्लिम भाइयों को कि ये कानून डस्टबिन में फेंकेंगे कैसे, क्योंकि ये कानून तो देश की संसद ने बनाया है, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं, और देश के बनाए संसद के कानून को, जो संसद कानून बनाती है, उसको पूरे देश में ही लागू होता है। हर राज्य को लागू करना बंधनकारी होता है। फिर तेजस्वी यादव मुस्लिम भाइयों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड के कानून का भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना ही कुछ बिगाड़ सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। अब ताजा मामला ये है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने मुस्लिमों को गोलबंदी करने के लिए बड़ा एक मुस्लिम का जो वो हुआ था, कार्यक्रम हुआ था, उसमें बड़ी जोशीला भाषण दिया था और ये तमाम बातें कही थी। अब उसी के जवाब में एनडीए में परशुराम जयंती पर पटना के गांधी मैदान पर एक सनातन महाकुंभ का आयोजन हुआ। इस सनातन महाकुंभ में देश के सभी बड़े बड़े साधु संत जमा हुए, बागेश्वर धाम वगैरह और शंकराचार्य वगैरह सभी लोग आए। अब बता दें कि ये जो महाकुंभ, सनातन महाकुंभ का आयोजन हुआ था, ये परशुराम जयंती पर किया गया था, भगवान परशुराम जयंती पर किया गया था। और इसके आयोजन पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे थे, है ना। तो और इस सम्मेलन में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद जी, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री ने, और बिहार के जो पटना के सांसद हैं रवि प्रसाद जी ने भी भाग लिया, और बड़ी संख्या में आम लोग भी इस सम्मेलन में जमा थे, और देश के सभी नामी गिरामी साधु संत इस मंच पर मौजूद थे। और लेकिन सबसे ज्यादा जिस पर नजर थी वो तो धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने के सबसे बड़े पुरोहिता हैं, और उसके लिए वे जी जान से काम भी कर रहे हैं रात में। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया, यानी भाषण दिया, बयान नहीं उसको भाषण कहेंगे, उसका सार यही था कि अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा। और ये बात सत्य भी है कि जहाँ जहाँ हिंदू में फूट पड़ी, जातिवाद में पटा, वहाँ पर हिंदू को कटा भी है। लेकिन एक बात ये है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि वो भी बिल्कुल सत्य है कि कुछ राज्यों में, जातियों में हिंदुओं को बांटने की साजिश चल रही है, उनको आपस में लड़ाने की बात चल रही है। और कुछ राज्यों में और जो सवर्ण पिछड़ा जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर सबकी टारगेट पर हिंदू ही है, हिंदुओं को ही तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब तक हिंदू जातिवादी में नहीं बटेगा तब तक सेकुलर दलों को सत्ता नहीं मिलेगी। तो सेकुलर दल की कोशिश यही है कि सवर्ण को, पिछड़े से, दलित को, ओबीसी से, इन सबको आपस में लड़ाया जाए और कुर्सी पाली जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हिंदू भी जागृत हो गया है। धीरेन्द्र शास्त्री यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जब आपको याद भी होगा, पिछली वीडियो में मैंने भी बताया था कि जब भी कोई भी साधु संत, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक वगैरह बिहार जाते थे, हैं,
पिछले कई महीनों में, पिछले कुछ महीनों पहले ये धीरेन्द्र शास्त्री भी कथा करने बिहार गए थे, और भी हमारे जो कथावाचक हैं वो भी बिहार गए थे। तो उनसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा परेशानी किसी को होती थी तो वो थी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को, क्योंकि इनको लगता है कि ये जो जितने ये हिंदू राष्ट्र के पुरोधा हैं, और ये बिहार का बार बार आएंगे, तो ये जो हिंदू जातियों में बिहार में बटा है, जाति के आधार पर वोट देता है, वो एक हो सकता है। और इसमें दो राय है भी नहीं है कि हिंदू जो सनातनी हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, ये राम वगैरह, राम भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान परशुराम जी की पूजा करते हैं, वो सब सनातनी हैं। तो हिंदू सनातनी पहले है, बाकी जातिवाद में है वह है। तो हिंदुओं को ये एक करने की कोशिश है राजनीति में, वो बिहार में अगर कामयाब हुई तो जो बिहार में लंबे समय से जाति कैलकुलेशन, जाति गणित चल रहा है ना, वो खत्म हो जाएगा। और बिहार में कुछ जो जमीनी सच्चाई है वो ऐसी ही दिख रही है कि जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ी गलती की है। जिस तरह से उन्होंने खुलेआम जो मुस्लिम वोटों को गुट बनने की कोशिश की है, उसका फायदा सबसे ज़्यादा एनडीए को होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये सेकुलर दल जहाँ भी ये सेकुलर दल मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की कोशिश होती हैं, तो हिंदू दूसरी तरफ पोलराइज हो जाता है, और इसका लाभ भाजपा को, एनडीए को मिलता है। तो तेजस्वी यादव ने एक बड़ी गलती की थी, खुलेआम इन्होंने मुस्लिम की। अब तेजस्वी यादव ये सोचते हैं कि जो उनका M/Y समीकरण है ना, कि बिहार में 17.5% मुसलमान हैं, 14% यादव हैं, तो 31.5% वोट उनको मिल जाएंगे, और इसके आधार पर भी सरकार बना लेंगे। तो ये उनका समीकरण उन्हीं के लिए घातक है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोट में सेंधमारी करने के लिए सबसे जो प्रमुख रूप से हैं वो हैं ओवैसी जी। असदुद्दीन ओवैसी बिहार में ताल ठोक रहे हैं, और वो तो इंडिया गठबंधन के साथ में गठबंधन भी करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन से दूर भाग रहा है। उसके बाद में पीके हैं, जो वो भी उनकी पार्टी की ताल ठोक रही है, और पीके की पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही है। तो पीके की नज़र भी किस पर है? मुस्लिम वोटों पर। और तीसरे जो है वो सरजीय हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने भी घोषणा की है कि वो बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और उनके ने यह साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन अब तो खत्म हो चुका। तो ये 3 लोग इनकी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद में जो इंडिया गठबंधन में आरजेडी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है कांग्रेस। अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है। कांग्रेस 70 सीटों पर अब चुनाव लड़ना चाहती, बल्कि 58 यानी 58 सीटों पर मांग रही है। अब वो 58 सीटें जो मांग रही है वो आरजेडी को कभी देगी नहीं, क्योंकि जो 58 सीटें हैं वो सब मुस्लिम बहुल हैं। तो ये करनार 100 बीमार वाली कहावत है कि मतलब ये मुस्लिम वोट 17.5% मुस्लिम वोट पर कई लोगों की नज़र है। पीके की नज़र है, सरजी की नज़र है, कांग्रेस की नज़र है, असदुद्दीन ओवैसी की नज़र है, और खुद लालू प्रसाद यादव की नज़र है। अब मुस्लिम वोट किसके साथ में जाएगा ये तो चुनाव के बाद पता पड़ेगा। अब ये राजनीति में एक बड़ा कैलकुलेशन लगाया जाता है कि एक जात का बड़ा नेता है, उसको हम अपने साथ ले आए तो पूरा समुदाय हमारे साथ आ जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि 4.5 जैसे बिहार में 14% यादव वोट हैं, तो क्या पूरा वोट आरजेडी को मिलता हुआ? नहीं, उसमें से कुछ वोट भाजपा को भी मिलेगा। इसी तरह मुस्लिम वोट भाजपा को भले ही कम मिलता है, लेकिन मिलेगा। अब मुस्लिम वोट में सेंधमारी करने के लिए भाजपा पसमानदा मुसलमानों पर दाव लगा रही है, तो वो मुस्लिम वोटों की काट में जुटी हुई है, और पसमानदा मुसलमान जो गरीब तबके का है वो एनडीए के पक्ष में कुछ वोटिंग करेगा, ये निश्चित है ना। और यादव वोट है तो भाजपा के पास में भी यादव हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वो भी बिहार में जोर शोर से प्रचार करेंगे। और भाजपा ने ये भी आपको पता ही होगा कि जो डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, उसके पीछे बड़ी वजह बिहार ही था। तो ये कहा जाए कि आरजेडी का जो M/Y समीकरण है उसके सारे वो सत्ता पालेगी, तो ऐसा तो होता नहीं दिख रहा है। अब भाजपा के साथ बात करें तो भाजपा के साथ में जैसे सवर्ण है, वैश्य है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है ना, दलित है और महादलित है। यानी कि भाजपा के पास में जो एनडीए है उसमें हर तबके के नेता हैं। पासवान वोट भी है, माझी वोट बैंक भी उनके साथ में है, और सवर्ण वोट भाजपा का है, वैश्य भी उनके साथ में है, और ब्राह्मण भी उनके साथ में है। तो जो इस समय बिहार की जो परिस्थितियां हैं उससे तो यही लगता है कि आरजेडी की राय आसान नहीं है।